देखो, अब तुम शांत हो जाओ। नहीं चलाएंगे बाबा इसे। तुम रोना बंद कर दो अब। चलो उठ जाओ अब। लेकिन तभी अचानक से ही रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को अपनी ओर खींचते हुए सीने से लगा लिया। प्रत्यक्षा के लिए ये कुछ ऐसा था कि 2 पल के लिए वो किसी बर्फ के पुतले की तरह जम गई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। नजारा कुछ ऐसा था कि रुद्र जमीन पर घुटने के बल बैठा हुआ था। प्रत्यक्षा का गला सूखने सा लगा था कि मानो उसकी सांसों ने चलना ही बंद कर दिया हो। उसकी धड़कनों में आज एक ऐसी हलचल थी जिसे उसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रत्यक्षा रुद्र की बाहों में इस तरह जकड़ गई थी। तभी रुद्र ने खुद को संभालते हुए प्रत्यक्षा को खुद से अलग किया और अपने आंसू पोंछने लगा। रुद्र की नजर प्रत्यक्षा के कपड़ों पर गई। रोने की वजह से प्रत्यक्षा के कपड़े गीले हो गए थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बाबा से वो सब कहा, इसीलिए उन्होंने मेरा घर नहीं चलाया। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी नजरों को नीचे किया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए उन्हें महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन बेहद तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रत्यक्षा और रुद्र आमने सामने ही थे कि तभी एक नौकर भागता हुआ रुद्र के पास आया। गजब हो गया रुद्र, बाबा साहेब की गाड़ी पलट गई है। वो गांव के बाहर जा रहे थे और अचानक हादसा हो गया। जल्दी चलो, उन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही एकदम से घबरा गए। रुद्र उस नौकर के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा। बड़े भैया और कार्तिक को बोलो कि जल्दी पहुंचे, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इस पर प्रत्यक्षा भी घबराई हुई सी बिना कुछ कहे ही वहीं से भागते हुए महल के अंदर आने लगी। बड़े भैया, कार्तिक, जल्दी आओ। बाबा को कुछ हो गया है। रुद्र उनके पीछे गया है। बाबा को चोट लग गई है। बड़े भैया, कहाँ हैं आप? प्रत्यक्षा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर समर्थ और कार्तिक उसके पास भागते हुए आए और महल के बाहर निकल गए। प्रत्यक्षा हद से ज्यादा घबराई हुई थी। इस पर प्रत्यक्षा भी केत की अम्मा के पास भागते हुए रसोई में पहुंची। अम्मा, आपको पता है अभी क्या हुआ? इससे पहले कि प्रत्यक्षा केत की अम्मा से कुछ भी कहती कि तभी एक और नौकर भागता हुआ रसोई में आया। उधर दूसरी तरफ रुद्र जिस नौकर के साथ भागता हुआ जा रहा था, वो नौकर भागता हुआ गांव की भीड़ में ही कहीं खो गया और रुद्र की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा लगा। रुद्र ने पीछे पलटकर देखा, वो नौकर उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और साथ ही आसपास का माहौल भी आम दिनों की तरह ही काफी शांत था। रुद्र को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इस पर रुद्र उल्टे पांव ही महल की ओर भागा। रुद्र बिना रुके लगातार भागते हुए महल पहुंचा, लेकिन महल पहुंचते ही रुद्र के सामने नजारा ही पलट चुका था। केत की अम्मा महल के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उनके सीने पर चाकू घोंपा हुआ था। केत की अम्मा को इस हालत में देखकर रुद्र जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए, क्योंकि दरवाजे पर पहरा देने वाला नौकर भी गला रेते जाने के कारण मर चुका था। रुद्र को महल की फर्श पर खून ही खून नजर आ रहा था। रुद्र भागते हुए केत की अम्मा के पास पहुंचा। उसने पाया केत की अम्मा आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने रुद्र की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र ने जल्दी से केत की अम्मा के सर को उठाकर संभालते हुए अपनी गोद में रख लिया। अम्मा किसने किया ये? केत की अम्मा ने रुद्र को पास बुलाते हुए उसके कान में अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहने लगी, दुल्हन का बचाओ, वो उका मार देंगे। जंगल। रुद्र केत की अम्मा के गले पर अपने हाथों को रखे हुए था ताकि खून ज्यादा ना बहने पाए। वो अम्मा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इतने में ही हवेली के अंदर समर्थ और कार्तिक भागते हुए आए। बहुरिया, तू जा यहाँ से, हम बाकी सब देख लेंगे। रुद्र भागते हुए ही महल के बाहर जा रहा था कि तभी कार्तिक ने चिल्लाते हुए रुद्र का नाम लिया और अपनी जीप की चाबी रुद्र की तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगा, बाबा सलामत है, तुम उनकी फिक्र मत करना, जाओ यहाँ से। रुद्र बिना वक्त गवाए जीप लेकर गांव से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी काली कोठरी में प्रत्यक्षा को कैद किया गया था। उसके पांव और हाथों को लोहे की बेड़ियों से बांधा था, आंखों पर पट्टी और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था।
प्रत्यक्षा के कानों में सिर्फ और सिर्फ लोगों के हंसने की आवाज पड़ रही थी। तभी एक अजीब सी महक चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते आसपास का माहौल भी गर्म होने लगा था। प्रत्यक्षा को कुछ ही पल लगे थे ये समझने में कि उस जगह को जला दिया गया था और अब आग फैलने लगी थी। जगह जलने की बदबू से प्रत्यक्षा को कैद की गई कोठरी पूरी तरह से भर गई थी। धुआं भी भरने लगा था। उसकी नाक में धुएं की गंध भरती जा रही थी। प्रत्यक्षा अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। प्रत्यक्षा कोठरी में धुआं भरने की वजह से खांसने लगी थी। तभी प्रत्यक्षा को अपनी ओर बढ़ते हुए कदमों की आवाज आई। प्रत्यक्षा उस पास आ रहे शख्स से खुद को दूर रखना चाहती थी, लेकिन फिर सामने बैठे शख्स ने अचानक ही प्रत्यक्षा को काबू करने के लिए उसके पैरों पर अपने पांव को रखते हुए प्रत्यक्षा के पांव को कस लिया और फिर प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कानों में एक धीमी सी आवाज कहने लगा, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रत्यक्षा आवाज सुनते ही एकदम से शांत हो गई। उस शख्स ने सबसे पहले प्रत्यक्षा की आंखों से पट्टी को हटाया और फिर उसके मुंह पर बंधे कपड़े को हटाने लगा। उसने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, उसने देखा कि प्रत्यक्षा के होठों से हल्का सा खून बह रहा था। उस खून को देखते हुए धीरे से प्रत्यक्षा के गालों को उसने अपनी ओर घुमाया। प्रत्यक्षा के गालों पर थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। उसकी नजर गालों से हटकर प्रत्यक्षा की नजरों से जा टकराई। तुमने इतनी देर क्यों की? उन्होंने मुझे मारा, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल नोचे, मुझे महल से उठा लिया उन्होंने। वो बहुत सारे लोग थे। प्रत्यक्षा को इस तरह से शिकायत करता हुआ देखकर रुद्र ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रत्यक्षा के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए प्रत्यक्षा के होठों तक अपने हाथ लेकर गया। तुम्हारे एक एक बूंद खून की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। वहीं आग फैलते हुए प्रत्यक्षा की स्कूटरी तक आने लगी थी। रुद्र ने अपनी शर्ट उतारते हुए प्रत्यक्षा को पहना दी और प्रत्यक्षा के हाथ पैर में बंधी लोहे की बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोहे की बेड़ियां हैं, तुम्हारे खींचने से नहीं टूटने वाली है। रुद्र प्रत्यक्षा की बात पर बिना कोई जवाब दिए बस उन लोहे की बेड़ियों को खींचे ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आग बढ़ चुकी थी और अब प्रत्यक्षा के पास तक पहुंच चुकी थी। सुनो, ना ही ये आग बुझने वाली है और ना ही ये लोहा टूटने वाला है। तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। रुद्र ने पलटकर प्रत्यक्षा की ओर देखा तो आग प्रत्यक्षा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षा ने आग को अपने नजदीक देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी तरफ देखो, इधर, घबराना मत, हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनो। शुरुआत से ही जब से हम मिले थे उस पल से तुमने मेरी हिफाजत की, मुझे गलत हाथों में जाने से बचाया, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें कोसा, तुम्हें जानवर कहा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। रुद्र अब भी लगातार बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रत्यक्षा बार बार उसे जाने को कह रही थी। चुप करोगी तुम? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना, मेरे सामने मरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बचा नहीं पाया तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। प्रत्यक्षा रुद्र के अंदर अपने लिए उठ रही बेचैनी साफ देख सकती थी। तभी प्रत्यक्षा के कानों में जोरदार एक आवाज पड़ी। दीवार से कुछ ईंटें उखड़कर उसके पास आकर गिरी। लोहे की बेड़ियों जिस दीवार में कैद से अटकी हुई थी, रुद्र ने उस कड़ी को ही दीवार से निकाल लिया था। रुद्र ने उस लोहे की बेड़ियों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर प्रत्यक्षा को नीचे से उठाते हुए उसे गोद में उठा लिया। रुद्र उस कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें लगातार रास्ता खोज रही थी। चारों तरफ आग ही आग थी। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा को कोई भी चोट लगने नहीं दे सकता था। अब वो जगह राख के ढेर में बदलने लगी थी। इससे पहले कि वहां से निकलने का कोई रास्ता मिलता, उस कोठरी की छत अचानक से ही जलते हुए नीचे की ओर झुकने लगी। प्रत्यक्षा छत की तरफ देखते हुए जोर से चीख पड़ी। वहीं रुद्र ने प्रत्यक्षा पर खुद को पूरी तरह से ढक दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्षा को अगवा करने वाले लोग छत के गिरते ही उस कोठरी के पास आए।
जाकर देखो, दोनों इसी के नीचे है। निकालो उन दोनों को, जिंदा है या मुर्दा, वो दोनों मेरे सामने चाहिए। उसकी बात मानते हुए सभी गुंडे उस कोठरी के चलते हुए मलबे को साफ करते हुए वहां पर प्रत्यक्षा और रुद्र को ढूंढने लगे और ढूंढते हुए उस जगह पर भी पहुंच गए जहां प्रत्यक्षा को कैद किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों का कोई भी नामो निशान नहीं था। रात होने को आई है, अगर 2 घंटे में वो लोग नहीं मिले तो तुम सबकी मौत तय है।